तो सरकार के सूत्रों की ओर से कहा जा रहा है कि गलवान घाटी से चीनी सेना ने सीमित संख्या में वापसी शुरू कर दी है। आपको बताएं कि कल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत हुई थी, जिसके बाद ये जो डेवलपमेंट है ये हुआ है। भारतीय और चीनी विदेश मंत्रालय के दो अलग अलग बयान आए हैं। इन दोनों ही बयानों में इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि जितना जल्दी हो सके भारत और चीन दोनों देशों की सीमाएं पीछे हट जाएंगी। आपको बताएं कि इससे पहले जो कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई थी उसमें भी इस बात पर सहमति बनी थी। जो विदेश मंत्रालय के बयान आए हैं दोनों ही देशों के तकरीबन एक जैसे हैं। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि दोनों ही देशों के जो प्रमुख हैं वे चाहते हैं कि शांति और सद्भाव दोनों ही देशों के बीच बना रहे। और जिस तरह से बातचीत हुई है कोर कमांडर्स की दोनों देशों की सेनाओं के, उसके बाद ये सहमति बनी थी, जिसके बाद अब जमीन पर इसका अमल शुरू हो गया है, ये दावा किया गया है। हालांकि अभी ये देखना होगा कि आगे किस तरह से हालात बनते हैं। ये भी कहा गया है कि समय सीमा करीब 2 हफ्तों की दी गई है कि जब जो दोनों ही देशों की सेना है वो सीमा पर अपनी पुरानी जगह पर पहुंच जाएंगी, यानी अप्रैल 2020 से पहले के जो स्थिति थी उसको बहाल करने का फैसला किया गया है। और आपको बताएं कि 5 जुलाई को यह फोन पर बातचीत हुई है। चीन के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच में बातचीत हुई। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि सीमाओं पर अमन चैन जरूरी है। साथ ही यह भी कहा कि दोनों पक्ष अपने नेताओं की सहमति का ध्यान रखें। द्विपक्षीय रिश्तों के विकास के लिए यह जरूरी है कि शांति बनी रहे। मतभेदों को विवादों में न बदलने दें, यह इस बयान में कहा गया है। साथ ही यह भी तय हुआ कि जल्द से जल्द दोनों ही देशों की सेनाएं पीछे हट जाएं। वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करें। कोई भी पक्ष एक तरफा कार्रवाई न करे। साथ ही सैन्य और कूटनीतिक अधिकारी स्तर की बातचीत को जारी रखा जाए, यह सहमति बनी है। इसके लिए दोनों ही देशों के जो विशेष प्रतिनिधि हैं वे आपस में बातचीत करते रहेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्म चेलानी जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, चीनी मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर चेलानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। ये जो एक आज घटनाक्रम हुआ है, दोनों ही देशों के विदेश मंत्रालय की ओर से औपचारिक रूप से बयान जारी करके कहा गया है कि जो सेनाएं हैं वो सीमा से पीछे हटेंगी, जो तनाव है उसको कम किया जाएगा। इसको आप किस तरह लेते हैं? ये तीसरा राउंड है डिसएंगेजमेंट का। पहला राउंड शुरू हुआ 6 जून को और पहले राउंड में कुछ मिला नहीं, सिर्फ ये क्लैशेस हुए जून 15 को जी। फिर सेकेंड राउंड ऑफ डिसएंगेजमेंट हुआ जिसके दौरान पीएलए ने 2 नए एंक्रोचमेंट्स किए, एक देवसंग प्लाटो के वाई जंक्शन पर और दूसरा गलवान वैली के पीपी 14 पॉइंट पर। और अब ये तीसरा राउंड आया है डिसएंगेजमेंट का। अगर आप आज चाइनीज स्टेटमेंट और तो डॉक्टर चेलानी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन जैसा वो बता रहे हैं कि अभी तक 2 बार दोनों देशों के बीच में सहमति बनी थी। हालांकि जो पहली सहमति बनी थी उसके तुरंत बाद ही चीन ने 2 जगह नए सिरे से अतिक्रमण कर लिए थे। तो अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आज जो सहमति बनी है, साथ ही जो विदेश मंत्रालय के स्तर पर बयान आए हैं। जी डॉक्टर चेलानी, आप अपनी बात पूरी करें। इंडिया के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि both sides agreed to strictly respect and observe the LAC and not take any unilateral action to alter the status quo. ये इंपॉर्टेंट बात चाइनीज स्टेटमेंट में नहीं है। और इंडियन स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि दोनों साइड डी एस्केलेट करेंगे और जल्द से जल्द डिसएंगेज करेंगे। ये भी एलिमेंट्स मिसिंग है चाइनीज स्टेटमेंट से। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो we should recognize the differences between the two statements. जी, तो ये एक अंतर है महत्वपूर्ण जो दोनों देशों के बयानों में
इंगित करें डॉक्टर चलानी। हमारे साथ जयदेव रानाडे साहब भी जुड़ गए जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। रानाडे साहब, आप आज के डेवलपमेंट को किस तरह देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ज़मीन पर इस समझौते को या इस बयान को वाकई हकीकत में बदलना मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि पहले भी हमने देखा कि जब सहमति बनी है तो ऐसा ज़मीन पर हुआ नहीं है कि सेनाएं पीछे हट गई हों। अभी भी देखना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल इनिशियल बेबी स्टेप है, मैं मानता हूं, अगर पॉजिटिव तरीके से देखना है। बट अगर आप कंपेयर करें चीनी स्टेटमेंट और हमारी स्टेटमेंट, तो काफी अंतर है। इनफैक्ट चीन का जो स्टेटमेंट है, पहले ही एक दो पैराग्राफ में वो ये स्पष्ट करते हैं कि जो वेस्टर्न सेक्टर में हुआ है और जो गलवान में हुआ है वो उनके सॉवरेन टेरिटरी में हुआ है। और फिर वो ये कहते हैं कि हम वी विल कंटिन्यू टू डिफेंड आवर सॉवरेन टेरिटरी। मतलब उन्होंने ये फिर से रीट्रेट किया है कि जहां पे भी अभी स्टैंड ऑफ है वो चीन का टेरिटरी है। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 7 मई को और फिर से 17 जून को चीन ने फिर से ये कहा कि पूरी गलवान वैली जो है वो चीन की है। तो ये रखते हुए मुझे लगता है कि बहुत कठिन कदम, मतलब बहुत कठिन टाइम होगा आगे बढ़ने में, क्योंकि चीन के हिसाब से ये जो जहाँ पे भी एरियाज में स्टैंड ऑफ हो रही है उसमें हम लोग घुसे हुए हैं। तो डॉक्टर चलानी, यही बात आपसे पूछूंगा कि जो कह रहे हैं रानाडे साहब कि आने वाला जो समय वो ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि चीन तो बाद में फिर मुकर भी सकता हो, ये कह सकता है कि हमने तो अपने इलाके में ही अपनी सेना को रखा हुआ है। लेकिन आज जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि 2 किलोमीटर पीछे गलवान वैली में खासतौर से चीनी सेनाएं पीछे हटी हैं। जो टेम्परेरी उन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए थे उनको भी डिसमेंटल कर दिया है, तंबू वगैरह अपने हटा लिए हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या इसकी वाकई इसका वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है या हमें सिर्फ इन रिपोर्ट्स पर ही यकीन करना होगा? जब चीन का अग्रेशन शुरू हुआ अप्रैल के महीने में, तो एंक्रोचमेंट्स हुए गलवान वैली में, हॉट स्प्रिंग्स एरिया में और लेक पेंगोंग के एरिया में। अब जो हम बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं गलवान वैली के पेट्रोल पॉइंट 14, जहां पर चाइनीज ट्रूप्स 2 हफ्ते पहले घुस गए थे, 2 हफ्ते पहले। तो ये सबसे रीसेंट इंक्रोचमेंट है। जो बड़े इंक्रोचमेंट्स हैं उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे। जैसे देवसंग प्लाटो का वाई जंक्शन में बैठे हुए कई सारे चीनी सैनिक, ये लोग बैठे हुए हैं लेक पेंगोंग में, परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं उन्होंने वहां पर। और जो बड़े इंक्रोचमेंट्स हैं उसके बारे में इंडियन मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। और ये जो छोटा इंक्रोशन हुआ पेट्रोल पॉइंट 14 पर और जो रिसेंटली हुआ उसको हम आज हाईलाइट कर रहे हैं। तो हमें जो बड़ा पिक्चर है, वी शुड नॉट लूज साइड ऑफ द बिगर पिक्चर। ये चीनी सेना भारत की धरती पर कई जगह पर मौजूद है इस समय। तो रानाडे साहब, फिर आपको क्या लगता है कि ये जो आज बातें की जा रही हैं कि विड्रॉल होगा, विड्रॉल शुरू हो चुका है, इन पर किस तरह से आप यकीन करेंगे? क्योंकि हम अगर 58 साल पहले की बात करें तो तब भी यही कहा गया था कि गलवान वैली से चीनी सेनाएं पीछे हट गई और उसके 3 महीने बाद ही जो है चीन ने फिर से आक्रमण कर दिया था। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर पॉजिटिव तरीके से देखना है तो ये इनिशियल बेबी स्टेप है। अभी आगे जाके पता पड़ेगा, क्योंकि चीन ने तो स्पष्ट कर दिया है कि जो भी इलाका है गलवान भी वो उनका इलाका है। मतलब हम लोग अंदर घुसे हैं चीन के टेरिटरी में और जिम्मेदारी हमारी है। तो एक तो वो है। दूसरी बात, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो PP-14 की डिस्कशन हो रही थी, जहां पे मुठभेड़ हुआ था दोनों ट्रूप्स के बीच में। और वहां पे शायद डिसीजन दिया है कि दोनों ट्रूप्स जो है 1.5 किलोमीटर पीछे हटेंगे वहां से। बट सिर्फ उसी इलाके के बाद क्या है, अभी जैसे चरानी साहब कह रहे थे, ये देपसांग प्लेन्स का अभी डिस्कशन नहीं हुआ है, पेंगोंग का नहीं हुआ है, गोगरा का नहीं हुआ है, हॉट स्प्रिंग्स का नहीं हुआ है। तो अलग अलग जगह हैं। दमचौक में भी थोड़ी उनकी कंसंट्रेशन है।
तो लेकिन जो रानाडे साहब बयान आया है चीन की ओर से भी भारत की ओर से, उसमें जगह का नाम नहीं दिया उन्होंने कहा कि जहां जहां पर भी है अपनी दोनों डिसएंगेज होंगी, तो वो कोई स्पेसिफाई नहीं करे किस जगह पर होगा। उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि जहां जहां है। चीन ने पहले तो ये कहा कि पूरे वेस्टर्न क्षेत्र में और गलवान में वो हमारी टेरिटरी है, तो पहले तो उन्होंने वो स्पष्ट किया। उसके बाद उन्होंने कहा बाद में ये इस पे थोड़ा डिटेल में करके फिर उन्होंने कहा है कि मोडालिटीज फॉर विड्रॉल कि उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें वो 2-3 पैराग्राफ और हमारे 2-3 पैराग्राफ मिलते जुलते हैं, बट मेन मुद्दा ये है कि चीन ने कहा है कि ये हमारा इलाका है और हम आपको मतलब इंडिया को नहीं आना चाहिए। ठीक है डॉक्टर चेलानी, आखिर में आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगा कि क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि ये जो गतिरोध है ये चलता रहेगा और इस साल की जो सर्दियां हैं उससे पहले इसका कोई हल निकलता हुआ जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है? असलियत ये है कि चीन ने स्टेटस को चेंज कर दिया है। 8 हफ्ते तक भारत की सरकार ने इस सच्चाई को छुपाने की कोशिश की। अब क्या है कि सिचुएशन खराब हो गई है भारत के लिए काफी, क्योंकि ये जो इंट्रूडर्स हैं ये काफी अंदर आ गए हैं, उन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, तो इनको मिलिट्रीली हटाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अगर हम शुरू में इस सिचुएशन को रिकग्नाइज करते और रिस्पॉन्ड करते तो सिचुएशन इतना खराब नहीं होता। तो अभी जो भारत की जो चॉइसेस है ना, ऑप्शंस अभी बहुत ही घट गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर चेलानी इस तमाम जानकारी के लिए। रानाडे साहब आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद रक्षा मामलों की समिति में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। जेपी नड्डा का आरोप है कि राहुल गांधी लगातार सेना की वीरता पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने संसद की रक्षा मामलों की समिति की बैठक में कभी हिस्सा ही नहीं लिया। राहुल गांधी संसद की रक्षा मामलों की समिति के सदस्य हैं, जिसके अध्यक्ष बीजेपी सांसद जुएल ओराम हैं। इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में इस समिति की 11 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन राहुल गांधी किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि कोई भी ऐसी बैठक नहीं हुई जिसमें सभी सदस्य मौजूद रहे हो। पहली बैठक में ही सबसे ज्यादा 20 सदस्य मौजूद थे। 11 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन राहुल गांधी कुल कमेटी के 11 बैठकें हुई एक साल के अंदर। किसी एक मीटिंग में भी राहुल गांधी शरीक नहीं हुए। इससे क्या पता चलता है? राहुल गांधी केवल हल्की राजनीति के लिए, सेना के मनोबल गिराने के लिए और अपने एंटरटेनमेंट के लिए केवल रक्षा के संदर्भ में बाहर बात करते हैं। How many meetings of this defense committee took place? Last 3.5 months. They don't hold meetings. Let's assume for a moment that if Rahul Gandhi had attended these meetings, if the meetings were held also, China would have been pushed back. The entire Congress party is willing to sit in the parliament attending the meeting. Whether you call the meeting or not, we'll sit there if that helps. Now, why resort to such cheap distractions? उधर हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण दिया जाएगा। यह हरियाणा के युवाओं के लिए ही होगा। कैबिनेट ने इस अध्यादेश का ड्राफ्ट मंजूर कर लिया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आपको बताया कि यह उनका चुनावी वादा था। 75% आरक्षण के कानून में कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसमें कर्मचारियों की जानकारी छुपाने पर जुर्माना भी हो सकता है। 10 से अधिक कर्मचारी वाली सभी कंपनियों पर यह लागू होगा। ये कानून 50,000 रुपए तक के वेतन वाले पदों पर ही लागू किया जाएगा। योग्य कर्मचारी की उपलब्धता न होने पर कंपनी को छूट होगी। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में मुंबई पुलिस ने आज फिल्मकार संजय लीला भंसाली से पूछताछ की। बांद्रा पुलिस स्टेशन में भंसाली से करीब 3 घंटे पूछताछ की गई। उसके बाद वो वहां से निकल गए। सुशांत की आत्महत्या के बाद अब तक कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है।
कहा जा रहा है कि संजय लीला भंसाली अपनी कुछ फिल्मों में पहले सुशांत सिंह राजपूत को लेना चाहते थे, लेकिन बाद में उनकी जगह उन्होंने किसी और को चुना। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में आज इस बांद्रा पुलिस थाने में फिल्म निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली का तकरीबन 3 घंटे तक बयान दर्ज किया गया। वो 12:30 बजे दोपहर को आए थे और 3:30 बजे के करीब यहाँ से चले गए। दरअसल 14 जून को सुशांत सिंह ने खुदकुशी की। तब ये बताया गया कि डिप्रेशन की वजह से उन्होंने खुदकुशी की, लेकिन डिप्रेशन की वजह क्या रही ये अभी तक पुलिस पता नहीं कर पाई है। इसी सिलसिले में लगातार पूछताछ हो रही है, लोगों के बयान दर्ज हो रहे हैं। अभी तक 28 लोगों के बयान दर्ज हो चुके थे कल तक, और आज 29वां बयान संजय लीला भंसाली का दर्ज हुआ है। ये जानकारी मिली है इस दौरान कि संजय लीला भंसाली सुशांत सिंह राजपूत के साथ मिलकर कुछ फिल्में करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश सुशांत सिंह उसमें काम नहीं कर पाए या फिर उन्हें उस फिल्म से हटा दिया गया और उनकी जगह पे दूसरे अभिनेता को लेकर फिल्में पूरी की गई। तो पुलिस ये जानना चाह रही है कि ऐसी क्या वजह हुई कि सुशांत सिंह उस फिल्म में काम नहीं कर सके, क्या इसके पीछे किसी का दबाव था, और क्या ये भी एक वजह हो सकती है डिप्रेशन में जाने की। इन्हीं सब सवालों के इर्द गिर्द संजय लीला भंसाली का बयान यहाँ पर पुलिस दर्ज किया है। बयान में क्या है अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इसके पहले यशराज फिल्म से भी सभी कॉन्ट्रैक्ट जो कि सुशांत सिंह के राजपूत के साथ थे वो भी उसकी कॉपी भी मंगाई गई थी, लेकिन उसका भी खुलासा अभी तक पुलिस ने नहीं किया है कि उसमें क्या मिला है। तो पूरी जांच अभी एक इसी इर्द गिर्द के दायरे में घूम रही है कि डिप्रेशन की वजह क्या थी, सुशांत सिंह किस लिए डिप्रेशन में थे। दरअसल शेखर कपूर ने एक ट्वीट किया था और उसमें ये जाहिर किया था कि प्रोफेशनल राइवलरी कहीं ना कहीं है इसकी एक वजह, जिसके बाद ही इस पूरे मामले की जांच जो है वो व्यावसायिक रंजिश की तरफ बढ़ गई और उसी सिलसिले में लगातार लोगों से पूछताछ हो रही है। हालांकि अभी तक उस सिलसिले में भी पुलिस को कोई सफलता मिलती नहीं दिख रही है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।